मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा परम धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। आयोग की क्लास आज प्रारंभ हो रही है। पहली कक्षा हमारी है जीव विज्ञान की। देखो, जीव विज्ञान कौन सा विज्ञान है? जीवन का विज्ञान है, लाइफ साइंस है। किसका है? लाइफ साइंस है। अब ये लाइफ इस अर्थ पे आई कैसे? ये लाइफ जो है अर्थ आई कैसे, तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। वैसे ये दो शब्दों से बना है मिलकर के, बायोस और लोजी। बायोस और लोजी। बायोस का मतलब होता है जीवन, बायोस का मतलब जीवन, लोजी का मतलब होता है वर्णन करना। तो जीवन का वर्णन करना, जीवन की उत्पत्ति का, जीवन की संरचना का, इसका वर्णन कौन करता है? जीव विज्ञान करता है। कौन करता है? जीव विज्ञान। अब जीवन की उत्पत्ति हो गई, विविध रूपों में हो गई। सबसे पहले सिर्फ जीव जंतुओं को ही जीवन माना जाता था, लेकिन बाद में पेड़ पौधों में भी देखा गया। जगदीश चंद्र बसु जैसे लोगों ने क्रेस्कोग्राफ खोजा और बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन है, उसकी भी वृद्धि होती, ग्रोथ होता है, तो जीवन वहाँ भी दिखाई देने लगा। तो इस तरीके से बायोलॉजी में हम लोग इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। लेकिन ये जीवन आया कहाँ से पृथ्वी पर? आने के पीछे पेचीदगी का है। तो यहाँ पर हम लोग सारा जो है भूगोल का भी सहारा लेंगे, सब चीज़ों को सहारा लेंगे, फिर जीवन की उत्पत्ति कराते हैं पृथ्वी पर। ठीक है। अब आज के बाद आपका ये जो है प्रश्न जो अनुत्तरित रह जाता है दिमाग में कि कैसे जीवन आया, अब लोग जो है कहते हैं ना ईश्वर ने किया जो है जीवन की उत्पत्ति, तो वो सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कैसे जीवन आया। देखो, हम सबसे पहले कराते हैं महाविस्फोट। इस पृथ्वी पर क्या कराते हैं? पृथ्वी नहीं, इस ब्रह्मांड में सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो कराएंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले जो है एक बहुत ही छोटा बिंदु था। ठीक है, बहुत सघन, बहुत घना, बहुत ज़्यादा तापमान वाला, बहुत ज़्यादा अनंत कह सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, अनंत, जिसकी कोई कल्पना ही हो, उसकी कोई अंत ना हो। तो अनंत तापमान, अनंत दाब, अनंत घनत्व और बिल्कुल सूक्ष्म था। वो एक बिंदु था, छोटा गोलक था, और इसमें होता है महाविस्फोट। इसमें क्या होता है? महाविस्फोट होता है। और इस महाविस्फोट को कहा गया बिग बैंग। क्या कहा गया? बिग बैंग। ठीक, तो बिग बैंग सिद्धांत से, महाविस्फोट सिद्धांत से 15 अरब वर्ष पहले जो है हमारे ब्रह्मांड की क्या होती है? उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद जो है लगभग 10 अरब वर्ष बाद, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, आज से 4.6 अरब वर्ष पहले जो है सौर मंडल की रचना होती है। किसकी रचना होती है? सौर मंडल की रचना होती है। और सौर मंडल में जैसा कि भूगोल में आपने पढ़ा है कि सौर मंडल में जो है बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे सूर्य स्वयं है और ग्रह हैं, ग्रहों के साथ साथ में उनके उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड्स जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सारे जो है छोटे मोटे गोलार्ध पिंड हैं, ये सब जो है, और काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे वो सारी चीज़ें सब मिल करके क्या कहलाता है? सौर मंडल कहलाता है। तो 4.6 अरब वर्ष पहले सौर मंडल का आविर्भाव होता है, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई तो अब एक पृथ्वी ही ऐसा विचित्र जो है स्थान था, ऐसा विचित्र पिंड था इस ब्रह्मांड का, जिसमें जीवन का आविर्भाव हुआ है। हो सकता है पृथ्वी जैसे और भी तमाम ग्रह हों इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड तो एक बहुत बड़ी संकल्पना है। ये सब हम लोग जो है फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और भूगोल में भी पढ़ते हैं। तो बहुत बड़ी संकल्पना है। तो मतलब अनंत विस्तार है ब्रह्मांड का, जिसकी हम जो है इसकी कोई माप नहीं सकते हैं। और ये निरंतर फैलाव भी हो रहा है इसमें। ठीक, एडविन हब्बल ने 1920 में इस चीज़ को सिद्ध भी कर दिया था कि हमारे इस ब्रह्मांड में निरंतर क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो इस तरीके से इस सौरमंडल पे जो है पृथ्वी जैसे सुनहरे ग्रह का जो है आविर्भाव हुआ 4.6 अरब वर्ष पहले। कब हुआ? 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का अस्तित्व आता है। इसके अस्तित्व के बाद ही लगभग 6 अरब लगभग 1 अरब वर्ष के बाद, लगभग 0.6 अरब वर्ष के बाद में इस पर निर्माण शुरू हो जाता है क्रस्ट का। किसका निर्माण शुरू हो जाता है? क्रस्ट का, जिसको हम बोलते हैं भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। भूपर्पटी का निर्माण होता है। अब इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, ये सब भूगोल का विषय है। ठीक है, बायोलॉजी में हम यहाँ जीवन की उत्पत्ति कराएंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। भूपर्पटी हम इसको कह सकते हैं स्थल मंडल। क्या कह सकते हैं? स्थल मंडल। ठीक भाई, मेंटल का कुछ हिस्सा और भूपर्पटी का पूरा हिस्सा कहलाता है स्थल मंडल। क्या कहलाता है? स्थल मंडल। ठीक, तो स्थल मंडल का आविर्भाव हो जाता है 4 अरब वर्ष पहले। कब हो जाता है? 4 अरब वर्ष पहले। ठीक, अब इस स्थल मंडल के आविर्भाव के साथ इस पृथ्वी पर चूंकि आद्य गैसें थी,
जो सूर्य हमारा था, सूर्य हमारा हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है, प्लाज्मा की अवस्था में है सूर्य, ठीक है। तो सूर्य के जो गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें, उसी से तो पृथ्वी की रचना हुई है। तो पृथ्वी पर भी आद्य गैसें थी, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें थी, और हाइड्रोजन हीलियम गैसों से जो है काम बनेगा नहीं। तो ये आद्य गैसें धीरे धीरे पृथ्वी जब हमारे जो है वास्तविक मतलब वर्तमान स्वरूप में तो बहुत बाद में आई है। एक गर्म था, आग का गोला ही थी जब पृथ्वी सूर्य से बनी थी, एक गर्म आग का गोला ही थी। तो धीरे धीरे जो है ये चूँकि सूर्य से दूर होता चला गया और इसका हाइड्रोजन गैस जो है कन्वर्ट होता चला गया धीरे धीरे, तो ये जो है भूप्रपटी बन गया, ठोस पदार्थों में बन गया। जब हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होता है, ठीक है, जो संलयन होता है, संलयन के कारण, फ्यूजन के कारण जो है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और हमने इसमें बताया भी है कि जब एक समय ऐसा आएगा सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, हीलियम बचेगा, तो वो कार्बन बन जाएगा, कार्बन ठोस रूप ले लेगा। तो इस तरीके से ठोस चीज़ का यहाँ आविर्भाव होता है। उसमें बहुत सारे तत्व आ जाते हैं, बहुत सारे तत्वों की उत्पत्ति होती है। अब उस तत्व में बहुत सारे गैसें उत्पन्न होती हैं, ठीक। अब उस गैसों में जो है उत्पत्ति होती है। अब गैस जो है, पृथ्वी अभी गर्म है, पृथ्वी का वातावरण क्या है, गर्म है, तो ये गैसें वायुमंडल में चली गई। कहाँ चली गई? वायुमंडल में। अब जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो आद्य गैसें थी, उनका स्थान लेने लगी नई गैसें, जो नाइट्रोजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई पृथ्वी से, तो ये जा करके वायुमंडल में पहुंचती। और धीरे धीरे पृथ्वी अब गर्म से ठंडी होने की अवस्था में थी, ठंडी होने की अवस्था में थी। तो जब गैसें वायुमंडल में गई तो एक नया मंडल बन गया, जिसको कहा गया वायुमंडल। जिसको क्या कहा गया? वायुमंडल कहा गया। स्थल मंडल पहले ही बन चुका था, अब वायुमंडल बन गया। अब इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक। अब चूँकि पृथ्वी पर अभी भी निरंतर इसकी ऊर्जा रिलीज हो रही है, पृथ्वी अभी भी ठंडी होती जा रही है। और ठंडी होते होते कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये जो है ठंडी हो गई, और ठंडे होने के साथ में बादलों का, वाष्प का निर्माण होना शुरू हो गया। किसका निर्माण शुरू हुआ? वाष्प। अब वाष्प बना कैसे? जो हाइड्रोजन, चूँकि हाइड्रोजन की अवस्था ज़्यादा थी पृथ्वी पर, हाइड्रोजन के परमाणु ज़्यादा थे, और इसके अलावा ऑक्सीजन के परमाणु उसकी अपेक्षा कम थे। तो हाइड्रोजन ने सारे ऑक्सीजन को लील लिया, हाइड्रोजन ने सारे ऑक्सीजन को लील लिया, तो जल की आविर्भाव हुआ, जल वाष्प के रूप में। जल किस रूप में बना? वाष्प के रूप में। और ये बन गया H2O। क्या बन गया? H2। जल का फार्मूला यही है ना, H2O। तो अब ये चूँकि हाइड्रोजन अधिकता में था, तो ऑक्सीजन का वो ले लिया इसने अधिकता में, तो H2O फार्मूला हो गया, और ये जल बन गया, वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाता है। अब ये संघनन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कूलिंग का काम करता है। किसका काम करता है? कूलिंग का। वैसे वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहाँ पर हो जाता है तो वहाँ पर ठंडक भी पहुँचती है। तो धीरे धीरे मतलब वायुमंडल ठंडी होने लगी, और संघनन प्रारंभ हो गया, और वर्षा हुई। और वर्षा काफ़ी लंबे समय तक हुई, जैसे कि पीछे बैठी वर्षा, तो काफ़ी लंबे समय तक वर्षा होती है। तो वर्षा काफ़ी लंबे समय तक हुई, और पृथ्वी पर अड्डे गड्ढे थे वो सब भर गए, तो क्या बन गया? जलमंडल। क्या बन गया? जलमंडल। 3 मंडल बन गए, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। अब इस स्थल और वायुमंडल और जलमंडल के मिलन से एक नया मंडल बन गया, जैवमंडल। देखते हैं, ये है हमारा स्थल मंडल, ये है हमारा वायुमंडल, ये है हमारा जलमंडल, ये है स्थल मंडल। स्थल मंडल पहले बन गया, फिर क्या बना? वायुमंडल बन गया, फिर बन गया जलमंडल, ठीक। अब जो है यहाँ पर कुछ ऐसे आधारभूत जो है कार्बनिक तत्व, आधारभूत कार्बनिक तत्व जो है उत्पन्न होने लगे थे। आधारभूत कार्बनिक तत्व उत्पन्न होने लगे थे, जिनमें था नाइट्रोजन, जिनमें क्या था? नाइट्रोजन था, जिनमें था कुछ मात्रा में जो है कार्बनिक पदार्थ थे, कार्बनिक तत्व था। और इसके अलावा इसमें था कुछ शुगर था, कुछ जो है शुगर था कुछ मात्रा में जो है आपका प्रोटीन के जो है प्रारंभिक तत्व थे, प्रोटीन के प्रारंभिक तत्व थे। तो इस तरीके से ये सब जो है इनका सब आविर्भाव होता है पृथ्वी पर। ये सब कहलाते हैं जो है आपका जैव पदार्थ। क्या कहलाते हैं? जैव पदार्थ। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हो? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव कहते हैं, वैसे जीव विज्ञान की भाषा में इसको कहते हैं जीव द्रव। तो जीव द्रव जो है ये किसी भी जीवन की जो है मूलभूत इकाई है। जीव द्रव क्या है? किसी भी जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई। और जीव द्रव की उत्पत्ति कहाँ होती? कार्बनिक तत्वों से होती। किससे होती है? कार्बनिक तत्वों से। कार्बनिक तत्वों में जो है शुगर है, कुछ साल्ट है, कुछ मात्रा में जो है आपका एमिनो एसिड है। जो प्रोटीन हमारा बनता है किससे बनता है? एमिनो एसिड से। इस प्रारंभिक अवस्था है प्रोटीन बनने की, एमिनो एसिड। तो ये सब आ गया कहाँ पर? हमारी पृथ्वी पर। और ये सब पृथ्वी पर हमारे आ गया तो महासागरों में हो जाती है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति होने के लिए सबसे पहले जो है एक झिल्ली का निर्माण होता है, एक कोशिकीय जीव का निर्माण होता है, जिसकी पतली झिल्ली बनती है, जिसकी जो है पतली क्या बनती है? झिल्ली। तो एक कोशिकीय जीव आ जाता है। कौन सा आ जाता है? एक कोशिकीय जीव। जैसे कि आज के समय में तुम देखते हो शैवाल,
जो काई है जिसको कह सकते हो, तो ये काई का स्वरूप जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में एक कोशिकीय जीव का क्या होता है, आविर्भाव होता है महासागरों में, महासागरों में, क्योंकि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों मंडल बन गए थे और इसके कारण जो है कार्बनिक तत्व जो आने लगे थे पृथ्वी पर, और कार्बनिक तत्व से जीव द्रव्य आ गया था, प्रोटोप्लाज्म आ गया था, और प्रोटोप्लाज्म ही किसी भी जीवन की उत्पत्ति के लिए क्या होता है, एक तरीके से रासायनिक आधार होता है। हमारे जीवन की उत्पत्ति एक रसायन से हुई। देखो कितनी विचित्र बात है, हमारे जो जीवन की उत्पत्ति हुई किससे हुई? ये सब रासायनिक पदार्थ ही तो हैं, सब क्या है, रासायनिक पदार्थ ही तो हैं। और जीव, इन सब रासायनिक पदार्थों के मिलन से क्या बना? जीव द्रव्य बना, जीव द्रव्य बना। द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव्य मतलब पदार्थ, और पदार्थ किसका? जिसमें जीवन हो, जो पदार्थ जीवन की उत्पत्ति करता हो। तो ऐसे पदार्थों के मिलने से जीव द्रव्य बन गया, और इस जीव द्रव्य से एक कोशिकीय जीव की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है महासागरों में। फिर एक निरंतर ये प्रक्रिया चलती रही, कई लाखों करोड़ों वर्ष तक की प्रक्रिया निरंतर चलती रही। यही कोशिकीय जीव अपना धीरे धीरे जो है रूपांतरण करते गए, और एक समय ऐसा है कि बहुत बड़े डायनासोर जैसे बन गए, बहुत बड़े डायनासोर जैसे बन गए। और डायनासोर भी, इनका भी अस्तित्व खत्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उस समय बड़ी भारी मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। एक पिंड था जो लगभग 400 किलोमीटर व्यास वाला पिंड था, जो पृथ्वी की तरफ आ रहा था, और पृथ्वी पे वो टकराया तो इतनी भयंकर टक्कर हुई थी कि उसके टक्कर से जो है कम से कम 200 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था पृथ्वी में, और जो है लगभग काफ़ी चौड़ा जो है और काफ़ी गहरा गड्ढा बन गया था। तो गड्ढे से जो पदार्थ निकला, जो ठोस तत्व निकला, चट्टानी पदार्थ निकला, वो सब जो है ऊंचाई तक चले गए, काफ़ी ऊंचाई तक। और टक्कर तेज हुई थी, टक्कर होने से घर्षण हुई, घर्षण होने से उन पदार्थों में आग लग गई, और वो पदार्थ से बरसने लगे, हमारी पृथ्वी पर वापस लौट करके वायुमंडल से, आकाश से बरसने लगे। और जो जितने भी डायनासोर थे वो सब उसी आग से क्या हो गए, उसी बरसात से झुलस गए, खत्म हो गए। तो डायनासोर की एक कहानी खत्म हो जाती है। देखो यहाँ से एक शैवाल आया, उस शैवाल से इतनी बड़ी विशालकाय जीव का आविर्भाव हो गया, जो हमारे इस रहलई प्रांगण से, उस गेट से लेकर के इस मतलब पूरे पीछे वाले बिल्डिंग तक इतने लंबे लंबे डायनासोर होते हैं। तीनों प्रकार के डायनासोर होते थे, जल में चलने वाले, जल में तैरने वाले, स्थल मंडल पर रेंगने वाले, और हवा में उड़ने वाले, तीनों प्रकार के जो है थे। और सबका अस्तित्व क्या हो गया? ख़त्म हो गया। आज हम उन्हीं के जो है नाती पोतों को देखते हैं छिपकली के रूप में जो टहलती रहते हैं। इन्होंने कहा कि अब ऐसे काम बनेगा नहीं, अब जो है हम अपने जो है ढिठाई को छोटा करें, यानी अब वो सबक सीख गए थे कि बड़ा बनकर रहने से काम नहीं चलेगा, तो आप अपने जीन को परिवर्तित कर लो। इसीलिए देखो प्रकृति से हमको सीखना चाहिए कि जो है हमेशा छोटे बनकर रहो। तो उन लोगों ने सीखा, डायनासोरों ने ईश्वर से सीखा कि हमको छोटा बनकर रहें। मान लो कहीं जो है उल्का पिंड गिर भी जाए तो एक किनारे दुबक जाएंगे, साले नहीं मरेंगे। और उल्का पिंड अगर गिरा, बड़े हैं तो सीधे खोपड़े पे गिरेगा, पीठ पे गिरेगा और मर जाएंगे, छिप भी नहीं पाएंगे। तो का रूप अपना बदल लेते हैं, छोटा बनना पड़ेगा। लाओ गिराओ, कहीं भी गिराओ, हम तो एक कोने में घुस जाएंगे, साले को बच जाएंगे। तो ऐसे करके जीवन वो लोग मतलब उन्होंने अपना रूपांतरण, जीनीय रूपांतरण कर लिया। और इस तरीके से तो ये जीव की विशेषताएं हैं, जीव अपना रूपांतरण भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जीवन की यहाँ पर उत्पत्ति हो जाती है। उत्पत्ति के कराने के बाद अब यहाँ पर जो है सबका अलग अलग विषय हो जाता है। जीवन की उत्पत्ति हो गई, पृथ्वी बन गया, सब कुछ बन गया, और सब अपने अपने विषय को लेकर के सब अपने अपने विशेषज्ञ सब चीज़ों का अध्ययन करने लगते हैं। जो पृथ्वी के ऊपर वाला अध्ययन करता है, पृथ्वी की सतह भौतिक स्वरूप का इसका अध्ययन करता है, भूगोल कहता है, लाओ मैं पढ़ता हूँ इस चीज़ को, पृथ्वी पे क्या फिजियोग्राफी है, पहाड़ पर्वत वो सब हम पढ़ते हैं। मानव एक बन गया, उसी में मानव का आविर्भाव हो गया। मानव की सभ्यता जो आज का वर्तमान स्वरूप है, 20,000 वर्ष से ज़्यादा पुरानी नहीं है वर्तमान स्वरूप मानव का, ठीक है। जो मतलब कृषि वर्षि करना सीख गया था, नहीं तो पहले तो जंगल में ऐसे जानवर थे ना, हम भी तो एक जानवर ही हैं। मानव भी क्या है? एनिमल है। अभी किसी को जानवर कह दो तो गुस्सा आ जाएगा, और शेर कह दो दहाड़ेगा। शेर भी तो एक जानवर है, शेर भी तो क्या है? एक जानवर है। लेकिन जानवर कहोगे तो गुस्सा हो जाएगा, और शेर कहोगे तो मुँह टर्राएगा। हाँ, कुत्ता भी एक जानवर है। तो इस तरीके से जो है इंसान भी क्या है? एक जानवर ही है। तो पहले हम जानवर ही थे, हमारे भी विकास की लंबी यात्रा रही है। विकास की हमारी एक डार्विन के सिद्धांत से इस चीज़ को सिद्ध किया गया है कि किस तरीके से जो है मानव अपने वर्तमान स्वरूप में आया, एक बानर के स्वरूप से किस तरीके से वर्तमान स्वरूप में आया। तो सब चीज़ों का विषय यहाँ बंटवारा हो जाता है, सब अपना अपना पकड़ कर। कोई कहता है लो मैं पृथ्वी के अंदर का अध्ययन करते हैं, तो उसको कहते हैं भूगर्भ शास्त्र। कौन करता है उसका अध्ययन? भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी में करते हैं। और कोई कहता है वनस्पतियों का अध्ययन कर देंगे, तो वो बॉटनी में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? बॉटनी में। कोई कहता है जीवों की उत्पत्ति और जीवों की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे, तो बायोलॉजी उसमें चले जाते हैं, जीव विज्ञान में जो है जूलॉजी में। तो इस तरीके से सबके अपने अलग अलग। अब जो मानव इस पृथ्वी का मानव सबसे विचित्र
चीज़ है, सबसे विचित्र जो है वस्तु है, पदार्थ है, वस्तु नहीं, प्राणी है, एनिमल प्राणी है, सबसे विचित्र है, तो उसके कई रूपों का अध्ययन किया जाता है। जब वो बाजार में जाएगा तो अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा, मानव ही तो जा रहा है तो अर्थशास्त्र का अध्ययन करोगे। जब वो राजनीति करेगा तो राजनीति शास्त्र का अध्ययन करोगे, समाज में रहेगा तो समाजशास्त्र का अध्ययन करोगे। ठीक है, तो मानव के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया, तो सब अपने अपने विषय को बांट करके सब अपना अपना क्या करने लगे, अध्ययन करने लगे। तो इसी में एक विषय हमारा क्या है, बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी। तो इसका अध्ययन, अब बायोलॉजी का मुख्य मकसद क्या होता है, क्या अध्ययन करना किया जाता है, क्या केवल जीवन की उत्पत्ति ही कराना है? देखो जितने भी डॉक्टर होते हैं बायोलॉजी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो उनको हमारे शरीर की संरचना का पूरा अध्ययन कराया जाता है। जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कौन करता है, भूगर्भ शास्त्री करते हैं, ऐसे ही जीव विज्ञानी, खास करके जूलॉजी वाले, कौन, जूलॉजी वाले, जीव विज्ञानी में कौन से, जूलॉजी वाले जो जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं, और जंतु विज्ञान में भी किसका, मानव का, मानव संरचना का। तो मानव संरचना के सारे ऑर्गन्स का अध्ययन कराया जाता है। तो बायोलॉजी में पेड़ पौधों की संरचना का, आंतरिक संरचना का, बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे, और जीव जंतुओं की आंतरिक और बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं किसमें, जो है बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी, अब ये शब्द जो है बायोलॉजी का मतलब, ये बायोस मैंने बताया 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और जो है लोगस, लोगोस या लोजी, लोगोस और लोजी एक ही चीज़ है, जो कि ग्रीक शब्द है। ज़्यादातर शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ग्रीक, यूनानी शब्दों से होती है। ठीक, तो इस तरीके से जीवन का वर्णन करना बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी की 2 शाखाएं हैं, कौन सी, एक तो आपका जीव जो है जंतु विज्ञान है, कौन सा विज्ञान है, जंतु विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जूलॉजी। भाई चिड़ियाघर जाते हो तो सामने क्या लिखा रहता है, जू लिखा रहता है ना, तो वही जू, कौन सा, वही जू। अब उस जू का अध्ययन करना है तो क्या लगा दोगे, लॉजी लगा दोगे, तो जूलॉजी हो जाएगा, जंतु विज्ञान। और चूँकि पता चल गया है कि पेड़ पौधों में भी जीवन है, तो वनस्पति विज्ञान, कौन सा, वनस्पति विज्ञान, कौन सा, वनस्पति विज्ञान, और इसको कहते हैं बॉटनी, क्या कहते हैं, बॉटनी। अब ये आया कहाँ से, बायोलॉजी सबसे पहले जो है इसका फादर किसको कहा गया है, अरस्तु। तो बायोलॉजी का फादर कौन था, यहाँ से प्रश्न आते हैं, बायोलॉजी का फादर कौन था, अरस्तु, बायोलॉजी का फादर अरस्तु। और जूलॉजी का फादर अरस्तु, जूलॉजी का भी फादर कौन था, अरस्तु। और पेड़ पौधे गिन रहे थे, थियोफ्रेटस, कौन गिन रहा था, थियोफ्रेटस। इन्होंने 500 प्रजातियों के पेड़ पौधों की गिनती कर डाली अपनी किताब में, कहा कि जो है ये सब पेड़ पौधे हैं, सूची बना डाली। तो थियोफ्रेटस, इसके जो है फादर कौन थे, थियोफ्रेटस। तो वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के फादर कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कौन थे, थियोफ्रेटस। प्रश्न यहाँ से आते हैं, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब देखो अरस्तु वैज्ञानिक नहीं था, अरस्तु एक दार्शनिक था। क्या था, दार्शनिक। पहले के विद्वान जो है सब क्षेत्रों में विद्वता रखते थे, जरूरी नहीं है कि दार्शनिक है। अब दार्शनिक तो पुद्गल की बात करेगा, जीवन की बात करेगा, तो जीवन तो यहाँ भी था, जूलॉजी में भी था, बायोलॉजी में भी था। तो उसने जो है बायोलॉजी की बात की, जंतुओं की बात की, तो अरस्तु क्या कहलाए, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। और थियोफ्रेटस पेड़ पौधे की सूची तैयार कर रहे थे, तो उनको कहा गया फादर ऑफ बॉटनी। तो इस तरीके से यहाँ से जो है, अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन जीवित है और कौन अजैविक है? भाई 2 ही चीज़ तो हैं इस पृथ्वी पर, या तो उसमें जीवन होगा या वो निर्जीव होगी। 2 ही प्रकार की चीज़ें होती हैं इस पृथ्वी पर, या सजीव है या निर्जीव है। तो कैसे पता चलेगा कि ये सजीव है या निर्जीव है, इसका भी तो कुछ पता चले। तो जीवों की विशेषताओं को देखेंगे हम लोग कि जीवों की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, जीवों की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। जीवों की विशेषताओं में अगर सबसे पहली बात करें तो जीवन क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। जीवन क्या करता है, जैविक चीज़ जो भी है वो क्या करता है, श्वसन करता है। पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं और जीव जंतु भी श्वसन करते हैं। पेड़ पौधों की बात करें तो उल्टा श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, उल्टा। अपने लिए वो सीधा होगा, हमारे लिए क्या है, ये उल्टा करते हैं। अर्थात ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये भी तो श्वसन हुआ। और श्वसन क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो फैट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका क्या करें, घोलें, इनको घोल करके एनर्जी उत्पन्न करें। श्वसन इसीलिए तो करते हैं। तभी तो बाबा रामदेव कहते हैं जो चर्बी है ना, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, सब घुल जाएगा।
भाई श्वसन की गति तेज़ हो जाएगी। जैसे ही हम जो है अनुलोम विलोम करने लगेंगे, कपालभाति करने लगेंगे, तो श्वास की गति तेज़ हो जाएगी ना। तो तेज़ हो जाएगी तो अंदर जितने भी हमारे फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो जमे हुए हैं इधर उधर, वो सब पिघलना शुरू हो जाएंगे। तो इसका काम क्या है, और फैट वगैरह पिघलेगा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो विलयन होगा इसका, तो क्या बन जाएगा, एनर्जी। तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो श्वसन की क्रिया ऐसी है जो हमको एनर्जी प्रदान करती है। श्वसन की क्रिया से जो है, जो कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, इन सब का क्या हो जाता है, जो है घुल जाते हैं, ये सब शरीर के अंदर घुलते हैं और एनर्जी उत्पन्न करते हैं। तो पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन का एक्सहेल करते हैं। जबकि जो सामान्य जीवन है, जंतु हैं, मनुष्य हैं, ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो बैलेंस बना हुआ है कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे लगाते रहो, नहीं लगाओगे तो जो हम छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना, मुंह से भी छोड़ रहे हैं और अब तो समझ ही रहे होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं, और अगर पेड़ पौधे नहीं लगाओगे तो उसको वायुमंडलीय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल नहीं करेंगे, तो फिर मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। और कार्बन डाइऑक्साइड काम करता है जो है ग्रीन हाउस गैस का। ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की परत जमी हो गई चारों तरफ से, और सूर्य की किरण आ रही है, सूर्य की किरण आ रही है, तो सूर्य की किरण को तो अंदर आने देती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती है। अब जब अंदर आ जाएगी गर्मी सूर्य की, तो पृथ्वी हमारा क्या होगी, गर्म होने लगेगी, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस रहना भी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस में भी रहना ज़रूरी है। इसीलिए पेड़ पौधे लगाने के लिए हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ, जिससे हमारी पारिस्थितिकी व्यवस्था बनी रहे। नहीं तो जो है सब गड्ढम गड्ढ हो जाएगा और पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ती चली जाएगी। अब क्या हो रहा है भाई, जगह जगह नए नए शहर बन रहे हैं, जो पुराने शहर हैं उनका विस्तार हो रहा है, चारों तरफ खेतों में मकान बन रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, और पेड़ में रहने वाले जीव जंतु जो हैं वो सब निकल करके लोगों के घरों में घुस रहे हैं। पता चल रहा है भेड़िया घुस के आ रहा है गांव में, लोमड़ी घुस के आ रहा है गांव में, लकड़बग्घा आ जाता है, तो उनके आवास को नष्ट कर रहे हैं। उन्हें मतलब अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बढ़ा ही रहे हैं उनको नष्ट करके, और किसी का आवास भी हम छीन रहे हैं। भाई जीवन की उत्पत्ति हुई है यहाँ पर एक तरीके से, जो है जैविक पदार्थ से, जीव द्रव से, प्रोटोप्लाज्म से जीवन की तो उत्पत्ति हो गई, लेकिन सबका बराबर हिस्सा है। ऐसा नहीं कि हम बुद्धिमान हो गए, हम जो है मानव हैं, प्राणियों में, जानवरों में सबसे श्रेष्ठ हो गए, तो हमारा ही सारा कब्जा हो जाएगा। इन सबको हम भगा देंगे, शेर वगैरह हैं इनको सबको चिड़ियाघर में भेज देंगे और जंगल काट करके रख देंगे, तो ये सब नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है बैलेंस बनाकर। तो श्वसन एक क्रिया हो गई। श्वसन अब ये निर्जीव पदार्थ नहीं करता है, श्वसन कौन करता है, सजीव करता है। कौन करता है, सजीव करता है, निर्जीव नहीं करता है। और श्वसन करेंगे तो फिर पोषण भी तो होना चाहिए, पोषण भी होना चाहिए। पोषण करते हैं जो पेड़ पौधे हैं, वो कैसे पोषण करते हैं, अपना स्वयं कर लेते हैं। कैसे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। कौन सी क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका एक अलग ही टॉपिक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी में, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ेंगे, वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती, सारा वहाँ पढ़ा जाएगा। तो पोषण दोनों करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं पोषण और जीव जंतु भी करते हैं। जीव जंतु इन पेड़ पौधे के द्वारा पोषण करते हैं अपना। भाई हम जो है गेहूँ उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, तो इससे पोषण कर रहे हैं ना। और गेहूँ चावल क्या है, पेड़ पौधे ही तो हैं, तिनके पेड़ पौधे ही सब तो हैं गेहूँ। तो पोषण दोनों अपना करते हैं। तो पोषण जो है इनका एक मुख्य विशेषता होगी जीवों की। अब ऐसा तो नहीं पत्थर अपना पोषण कर रहा है, पत्थर नहीं पोषण कर रहा है। पत्थर का तो क्या हो रहा है, वायुमंडलीय ह्रास हो रहा है। पत्थर पड़ा है, या उसका हो सकता है पत्थर बहते हुए, रेत है, लेकिन पोषण होता है, लेकिन जैविक पोषण नहीं होता। जैसे नदियों में क्या होता है, रेत बहते हुए जाता है, रेत बहते हुए जाता है, फिर उनको जो है कुछ जो है वैसे क्या नाम है, गोंद युक्त जो है चिपचिपे वाले, चिपकने वाले पदार्थ मिल जाते हैं। तो एक एक बालू के कण चिपकने रहते हैं, चिपक करके क्या बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं। ठीक, तो पत्थरों का निर्माण, तो पोषण हो रहा है वहाँ पर, लेकिन पता नहीं कैसे इन लोगों ने कर दिया। चलो कर दिया तो पढ़ते हैं, ठीक। अगर हमसे कहेंगे तो हम उसे भी सिद्ध कर देंगे कि निर्जीव पदार्थ ही अपना पोषण करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। तो पोषण जो है इसकी विशेषता है, सजीव पदार्थ अपना पोषण स्वयं करते हैं। मतलब स्वयं क्या, मतलब पेड़ पौधे अपना स्वयं करते हैं, और जीव जंतु जो है पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, तो पोषण करते हैं। और पोषण करते हैं, इसके अलावा ये लोग गाना भी गाते हैं, अगर झूमते हैं, चलते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इनमें मूवमेंट होता है, गतिशीलता होती है। इनमें क्या होती है, गतिशीलता होती है।
गतिशीलता होती है, मूवमेंट। आप कहोगे पेड़ पौधे कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं? अरे अपने क्षेत्र, अपने जगह पर रहकर हिल तो रहे हैं, हवा चलती है तो हिलते रहते हैं, झूमते रहते हैं। आपको पता नहीं है, जब पेड़ पौधों को लगता है कि जो है हमारे लिए मतलब संगीत गाया जा रहा है या हमारी पूजा की जा रही है, तो बहुत खुश होते हैं और झूमते हैं, वो अपनी जगह पर झूमते हैं। मतलब ये भी सब खोजा जा चुका है। आचार्य रजनीश जो कि सागर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे दर्शन शास्त्र के, उनको बड़ा लगाव था अपने पीपल के पेड़ से, यूनिवर्सिटी के प्रांगण में लगा हुआ था। डेली जा करके आधा घंटा आलिंगनबद्ध होकर के ऐसे जो है उस वृक्ष के साथ बातें किया करते थे। और वहाँ के जो प्राचार्य थे, जो प्रिंसिपल थे, तो उनसे ये सब कह रहे क्या बकवास कर रहे हो लड़के, सब तुम्हारी मजाक बनाते हैं, रजनीश ये सही नहीं है। तो उन्होंने कहा या तो तुम यहाँ पे पढ़ाओगे ही या तो यही काम करोगे, दोनों में से एक काम, अगर ये काम करोगे तो छोड़ दोगे, मतलब या तो पढ़ाओ या छोड़ के चले जाओ, ये काम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये मंजूर है, मैं यहाँ छोड़ जाऊँगा, लेकिन मतलब ये काम बंद नहीं करूँगा, आलिंगन बंद नहीं करूँगा पेड़ से। तो जब पेड़ उससे पीपल के वृक्ष से उन्होंने आलिंगन करना बंद कर दिया, उन्होंने कहा भी जाते समय कि मैं यहाँ चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे वियोग में ये पेड़ सूख जाएगा। और उसके कुछ ही दिन बाद वहाँ के प्राचार्य ने लेटर लिखा रजनीश को कि तुम सही कह रहे थे, तुम्हारे जाने के कुछ दिनों बाद में ही ये पीपल का पेड़ जो है सूख गया। तो उस पर उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें लिख डाली उस चीज़ पर। उन्होंने आचार्य रजनीश शायद 1993 में इनकी मृत्यु होती है। 1993 में हम लोग उस समय पैदा हो चुके थे, हमारे समय की बात है, मतलब देखा नहीं हमने, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, उनके साहित्य बहुत पढ़ रखा है। तो उनके पास में ऐसा तार्किक ज्ञान था। आज तो वो कह देंगे नशा करना बहुत अच्छी बात है, तम्बाकू रोज़ खाओ ठीक है, कल वही उसी को कह देंगे गलत बात है, और सिद्ध भी कर देंगे, दोनों चीज़ों को सिद्ध भी कर देते थे। तो बहुत तार्किक व्यक्ति थे। तो उन्होंने मतलब इस चीज़ को सिद्ध किया कि पीपल के वृक्ष से हम प्रेम कर रहे हैं, रोज़ आलिंगन कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, तो वो जो है आह्लादित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। और जब हमने उसे आलिंगन बंद कर दिया करना, तो सूख गया हमारे वियोग में। तो वो नाचते हैं, गाते हैं। हमारे एक मित्र हैं संजय चतुर्वेदी, वो भी जो है पेड़ों से बातें करते हैं। वो जब पेड़ से पुष्प लेना होता है तो उनसे आज्ञा लेते हैं कि जो है पेड़ महोदय या गुलाब के पौधा है, किसी पौधा महोदय, तुमसे हमें एक फूल चाहिए, भगवान को अर्पित करना है। तो बड़े प्यार से पुष्प जो है लेते हैं, और उसमें उनको पौधों को दुख नहीं होता है। ऐसे ज़बरदस्ती नोच लें उसके पुष्प को तो पौधों को भी दुख होगा, रोएंगे, गाएंगे। तो पौधे भी जो है जीवित हैं, उनमें गतिशीलता होती है, अपने जगह पर वो नाचते झूमते हैं। मनुष्य तो है ही है, जो है झूमता है, नाचता है, खेलता कूदता है, भागता है, अपने क्षेत्र को ही बदल देता है, प्रवास कर जाता है। आज गतिशीलता के कारण ही तो पूरी पृथ्वी पर मनुष्य जाति फैल गई। कहाँ अफ्रीका में जो है मनुष्य का जो वर्तमान स्वरूप है अफ्रीका में आया था, और ये फैलते फैलते पूरी दुनिया में पहुंच गया, गतिशीलता के कारण ही तो, मूवमेंट के कारण ही तो गतिशीलता। और गतिशीलता के साथ साथ में ये उत्सर्जन भी करते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जन भी करते हैं। उत्सर्जन मतलब गंदी चीज़ों को बाहर निकालते हैं शरीर से, गंदी चीज़ों को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, और एमिनो एसिड हो गया, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं शरीर से बाहर। पेड़ पौधे भी निकालते हैं और मनुष्य भी निकालता है, उत्सर्जन का कार्य करता है, एक्सक्रेशन का कार्य करता है। और उत्सर्जन के साथ साथ में ये लोग अपना जो है अपने आप को जो है जलवायु के अनुसार ढाल भी लेते हैं, जलवायु के अनुसार अपने आप को परिवर्तित भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनका रूपांतरण या जो है रूपांतरण भी कर लेते हैं जलवायु के अनुसार। तो ये किस तरीके से करते हैं? जैसे जो जीव जंतु हैं, मेढक वगैरह हैं या कुछ इस तरीके से हैं, अगर तापमान बढ़ेगा तो उसके हिसाब से अपने शरीर को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही होते हैं, समतापी होते हैं कुछ जीव जंतु। पेड़ पौधे भी इसी तरीके, जैसे पेड़ पौधा, जैसे किसी जलवायु ज़्यादा हार्श हो गई, ज़्यादा कठोर जलवायु हो गई, ज़्यादा गर्मी वाली जलवायु हो गई, तो वहाँ के पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने छालों को मोटा कर लेते हैं, अपने छालों को मोटा कर लेते हैं, और पत्तियों को नहीं कर लेते हैं, पत्तियों को छोटा कर लेते हैं, या तो पत्ती ख़त्म ही कर दे, कांटे कर लेते हैं पत्तियों की जगह। कहते हैं अब लगो गर्मी, अब दिखाएंगे तुमको, कांटों पे लगो। पत्ती चौड़ी होगी तो तुम पी जाओगे हमारे पानी को, पत्ती चौड़ी होगी तो उसमें पानी ही तो होगा, और जब सूर्य की किरण पड़ेगी तो वाष्पीकरण होगा, उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। जब पेड़ पौधे से वाष्पीकरण होता है जल का तो क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो उसका वाष्पोत्सर्जन करेंगे, कहेंगे हम न रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी, हम जो है पत्तियाँ झाड़ देते हैं, पत्ती ख़त्म कर देंगे और उसके ये कांटे कर लेंगे। इसलिए बबूल का, कीकर का देखा होगा ना, कितनी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। तो करो वाष्पोत्सर्जन, है ही नहीं हमारे पास कुछ देने के लिए तुमको, तो वो अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, कटीली बन जाएंगी वहाँ पर। अब वहीं पर आम का पेड़ लगा दो, पीपल का पेड़ लगा दो, 2 ही 4 दिन में
ख़त्म, पानी है ही नहीं वहाँ पे, ख़त्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो लेकिन उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया। ऐसा तो है नहीं कि ये जन्म से ऐसी रही होंगी, लेकिन वातावरण के अनुसार जैसा वातावरण बनता गया वैसे ही अपने आप को क्या करते गए, अनुकूलन करते गए, वातावरण के हिसाब से वो अनुकूल करते चले गए। ठीक। और मनुष्य एक ऐसा आदमी इंसान है, ये क्या करता है, ये भी तो अनुकूलन करता है। सर्दी शुरू हो जाएगी तो कोट जैकेट पहनने लगेगा, क्या गर्मी शुरू हो जाएगी तो जो है हाँ मतलब सूती कपड़े पहनने लगेगा, तो ये भी तो अनुकूलन कर लेता है अपने हिसाब से। तो इस तरीके से जो है ये अनुकूलता यानी पर जलवायु के हिसाब से क्या कर लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इनमें जीव द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। ये इसकी बहुत प्रमुख विशेषता है। प्रोटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है। जीव द्रव्य जीवन की उत्पत्ति की एक विशेष इकाई है। जीव द्रव्य क्या है, यहीं से जीवन बनता है। तो ये दोनों चीज़ों में पाया जाता है, किसमें, पेड़ पौधों में भी और जीव जंतुओं में। तो प्रोटोप्लाज्म इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है। तो इन सब विशेषताओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो है ये सजीव है और ये क्या है, निर्जीव है। एक पत्थर में जो है जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा, एक चट्टान में जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा, एक चट्टान में गतिशीलता नहीं होगी। लेकिन भौतिक चीज़ें होती हैं, भौतिक जो है परिवर्तन होता रहता है, ऐसा नहीं कि उनमें परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जैविक परिवर्तन नहीं होगा। जैविक परिवर्तन तो सिर्फ जीवों में ही होगा। भौतिक परिवर्तन कैसे होता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि नदियों में रेत बहता हुआ जा रहा है, तो रेत इकट्ठे होते रहेंगे, कहीं जमा होता रहेगा और रेत एक चट्टान बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन हो गया ना, उसका रूपांतरण तो होता है। इस पृथ्वी पर हर चीज़ का रूपांतरण होता है निश्चित, खत्म कुछ नहीं होता है। इस पृथ्वी पर जो चीज़ बन गया है, जो अस्तित्व में आ गया है, उसका रूपांतरण होना है, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा पूरी तरीके से, ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म कभी नहीं होता है। जैसे हमने जो है इंसान जैसे मर गया, इंसान कोई भी जानवर या इंसान मर गया, उसको जला देते हैं। जलाने के बाद में तभी तो हमारे संस्कार में मतलब बातें कही लिखी गई हैं हिंदू धर्म में कि जो है वो हमारा शरीर जो है 5 तत्वों में विलीन हो गया, 5 तत्वों का मिलकर बना है, 5 तत्व में विलीन, यानी उसका क्या हो गया, रूपांतरण हो गया ना। जो जीव द्रव्य था, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वही जीव द्रव्य है। उसी को क्या मान सकते हो, जीव द्रव्य। जो आत्मा हमारी वही जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य अपना अब शरीर को छोड़ करके चली गई। ठीक है। हो सकता है किसी दूसरे योनि में, आप ये तो खैर धार्मिक बात हो जाएगी, वहाँ अभी नहीं घुसना है हमको। और जो कार्बन था हमारे शरीर में, जल था हमारे शरीर में, 80% तो जल है ना, 80% शरीर जल है कई रूपों में। अब ऐसा है नहीं कि इसमें भरा हुआ टैंक पेट में भरा हुआ लगा दो इंजेक्शन और निकाल लो सुई घुसेड़ के, पानी नहीं निकलेगा ना। कई रूपों में जल है। ऐसा तो है नहीं कि जल जो है सिर्फ जो है हमारे शरीर में बस टंकी फिट है और अभी निकाल ले 80% जल खत्म, आदमी जो है सुखोड़ी हो जाएगा, सूख करके 20% उसका शरीर बचेगा। ऐसा कुछ नहीं। जल कई रूपों में, ब्लड में भी जल है, त्वचा में भी जल है, पसीना आ रहा है, निकल रहा है, जल जो है इस रूप में निकल रहा है। ये भी क्या है, उत्सर्जन है। टट्टी पेशाब के अलावा ये सब पसीना वगैरह निकलना, ये सब क्या है, उत्सर्जन है हमारे शरीर का। तो इस तरीके से जो है ये सब कौन करता है, जैविक जीव करते हैं सारी चीज़ें। ठीक। तो इस तरीके से ये सब क्या हो गई, जीव की विशेषताएं। अब कल से हम लोग जो है इसकी भौतिक जो सबसे प्रमुख इकाई है सेल्स, कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर दोनों की कोशिकाओं में अंतर देखेंगे, पेड़ पौधों की कोशिका कैसी होती और जो मानव है, मनुष्य या जीव जंतुओं हैं, उनकी कोशिकाएं कैसी होती। और इसके बाद कोशिकाओं में घुसते हुए फिर उसके आर्गन्स हैं। मोस्टली हम लोगों को इंसानों का अध्ययन करना है, तो इंसानों के आर्गन्स का पूरा अध्ययन करेंगे, यहीं से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। फिर जब आर्गन्स जान जाएंगे तो उस आर्गन्स में डिफेक्ट कैसे आता है, उसमें कमियां क्या क्या आ जाती हैं, और उन कमियों को दूर करने के लिए जो है फिर मेडिकल साइंस अलग से एक विज्ञान हो जाता है, वो मेडिकल साइंस पढ़ता है। तो उससे बीमारी बनती ना, आर्गन्स में कमी आई, हमारे शरीर के अंगों में कमी आई तो शरीर में बीमारी आने लगती है। तो बीमारियाँ कौन कौन सी आती है, कैसे आती है, ये सब बायोलॉजी का ही भाग है। तो सब हम लोग पढ़ेंगे।